नौ रोज़ा इस इल्मी ज़ाब्ते का और इस इल्मी नशिस्त का आज आखिरी दिन है। जो क्लास वाइज है, वैसे तो नवा दिन कल है, वो कुछ दूसरे अंदाज से है। मैं गुजारिश करूँगा शायद सरकार से, कुर्सी भी है, हाफसा भी, शायद सरकार आप आ जाओ। काजर के तो सामने कुर्सी है ना, सुबह तो फट जाए। आज हमारी जो 8वें रोज की आखिरी नशिस्त है, इसमें हमने जहमत दी है जनाब मोहतरम प्रोफेसर रिजवान अब्बास साहब को पंजाब यूनिवर्सिटी से MCS किया और UET यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में MPhil किया। और इसमें जो हम सब है ना, हमारे लिए एक सबक भी है। वो सबक ये है, अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम होता है, जो साथ तशरीफ लाए हैं, जवानी में, अवाइल जवानी में वल्लो आलम कौन था, गलत फहमी थी या क्या था, लेकिन किसी वजह से ये एक टांग जो इनकी ना काटनी पड़ गई। अब होना तो ये चाहिए था कि जो बंदा मजदूर होता है ना, वो दूसरों का दस्ते नगर बनता है और मोहताज बनता है। लेकिन सर ने एक ऐसी मिसाल कायम की, जो हुआ वो तो अमर इलाही था, हो गया। अब इनके सामने दो रास्ते थे। एक ये था कि ये घर में बैठ जाते, दस्ते नगर बनते, लोगों की हमदर्दियां समेटते, और साथ पे वालिद का साया भी नहीं था। वालिद साहब पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे। लेकिन एक ऐसी रोशन और शानदार मिसाल कायम की कि सर पे वालिद का साया भी नहीं है और खुद भी बड़ी सेहत के लिहाज से परेशानी का शिकार है, लेकिन किसी चीज को अपनी तलीम और इल्म में आड़े नहीं आने दिया। अपनी तलीम मुकम्मल की। गालबन ये FSC के फौरन बाद की बात है, और उसके बाद तकरीबन 6 साल पंजाब यूनिवर्सिटी में और UET यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में। और मैं ये आपको बता दूं कि बेटा इन दोनों यूनिवर्सिटियों में दाखिला भी हर किसी को नहीं मिलता। बहुत इसका जो ना मेरिट काफी टॉप पे होता है। सिर्फ दाखिला ही नहीं लिया, बल्कि जोहद मुसलसल से आज इस पोजीशन पे हैं कि जिस पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इनकी टांग पे फायर लगा और टांग काटनी पड़ी, आज उसी पंजाब यूनिवर्सिटी में ये बतौर उस्ताद फराज सरंजाम। और आज ये किसी के दस्ते नगर नहीं है, बल्कि इन्होंने ये ऐलान किया है कि मुझे खुशी है कि मदारिस दुनिया के जो बच्चे हैं ये कंप्यूटर की तरफ माइल हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 1 माह तक ये हमें हमारे इस इदारे को आपके लिए 3 कंप्यूटर भी अतिया कर रहे हैं। तो वो जो सरकार ने फरमाया ना, लेने वाला हाथ देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। बेटा उसकी एक जीती जागती तस्वीर, अज़्मो हिम्मत की तस्वीर और खुददारी और गैरत की तस्वीर हमारे सामने है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अमली तौर पर ज़ाहिर है ये यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर के उस्ताद हैं। इन्होंने ये भी कहा जी कि आपके इदारे के तालिब इल्म बच्चे या बच्चियां जब चाहें जैसे चाहें मेरी खिदमत इन बच्चों के लिए हाजिर हैं। मैं बच्चों को फीस भी लिल्लाह कंप्यूटर की जो जहन और ज़रूरी चीज़ें हैं
वो भी सिखाने के लिए तैयार हो। अल्लाह ताला रिजवान साहब को ऐसे ही हिम्मत अता करे। ये सारी डेटा मैंने स्टोरी इसलिए सुनाई कि हम सेहतमंद भी हैं, हमारे सरों पे वालिदैन का साया भी है और हमारे पास सरमाया भी है, हमारे पास सब कुछ माहौल मुयसर है। अगर ये नौजवान इतना कुछ हासिल कर सकते हैं अपने इरादे के बलबूते पे, सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की मदद है। खुदा की मदद के बाद अपने बलबूते पे ये हासिल कर सकते हैं और हम ना करें और हम किसी मकाम और मरतबे पे ना जाएं, तो सोचिए इसमें हमारा कसूर नहीं है, यह हमारा कसूर है। अगर हम सब कुछ होते भी कुछ हासिल ना कर सकें, क्या हमारा कसूर है या नहीं है? हमारा कसूर है कि हम कुछ कर ना सकें। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, रायगा नहीं जाने देता। बेटा आप मेहनत करें, आप आगे बढ़ें, ये दुनिया आपकी मुंतज़िर है। और उसकी एक जीती जागती मिसाल प्रोफेसर रिजवान अब्बास, आपकी भरपूर क्लैपिंग में बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने बता दिया पहला। अभी सिर्फ यही है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ और बाकी तो सारी बातें इन्होंने बता दी हैं। अभी सिर्फ ये है कि आप भी दुआ कीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से मेरा ना PhD में एडमिशन हो जाए, तो मैं भी जल्दी जो है अच्छा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि मुझे इन्होंने ये दावत दी और इन्होंने कहा रहमत दी। रहमत तो नहीं, मेरे लिए तो रहमत दी है कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि एक बड़ी जबरदस्त इन्होंने जैसे बात की, ये खुद मिसाल है कि अक्सर मेरी के साथ जो बातचीत होती है, ये खुद माशाल्लाह मुफ्ती साहब चाहते हैं कि मदरसा में दीनी तालीम के साथ साथ जो एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है, यहाँ पे जो काम किया जा रहा है, उनके ऊपर भी जो है हमें अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए। जिसके लिए मैंने भी इनसे एक दफ़ा बात की थी कि मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि मदरसे में अगर स्टूडेंट्स इसको सीखना चाहें तो मैं कोशिश करूँगा अपने जो भी स्केड्यूल है टाइम निकाल के तो मैं यहाँ पे आके पढ़ाने की भी कोशिश करूँगा। लेकिन अगर मैं ना भी पढ़ा सका, हम इंतजाम कुछ ऐसा करेंगे कि हम कुछ और एक दो टीचर ऐसे रख लेंगे। मेरा जो यूनिवर्सिटी वाला स्केड्यूल उसमें। अच्छा, अब आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक था कि मदारस दीनिया में कंप्यूटर की अहमियत और अफादियत के ऊपर हमें बात करनी है। पहले तो माशाल्लाह खुशी है कि छोटी बहनें भी हैं, बेटियां भी बैठी हैं और भाई भी बैठे हुए हैं, सबके लिए और ज्यादा तादाद इस तरफ है। तो आज का ये जो टॉपिक है, ये ऐसी एक मशीन है, ऐसी एक डिवाइस है कि जो मर्दों के साथ साथ जो ख़वातीन है उनके लिए भी उतने जरूरी हो चुके हैं आज के दौर में। तो उसके ऊपर हमने बात करनी है और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप नोट कर सकते हैं। लास्ट वाले 5 या 10 मिनट में हम एक क्वेश्चन सेशन रखेंगे। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होंगे आप मुझसे कर सकते हैं और मैं आपको इधर उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अच्छा, जब इस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि ये जो दीनी मदारस है, यहाँ पे कंप्यूटर का क्या फायदा हो सकता है हमें, या इसकी क्या अहमियत है यहाँ पे, तो इस टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा सिर्फ, क्योंकि आज इस्लामिक लेक्चर तो उस वजह से नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद जुम्मा होगा तो वहां पे इंशाल्लाह आप वो लेक्चर सुनेंगे, इस्लामी लेक्चर जो होगा। थोड़ा सा सिर्फ इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो हदीस मुबारका में या फिर कुरान पाक के अंदर बार बार हमें ये कहा गया कि इल्म हासिल करें, आप कुफार के लिए अपने आप को तैयार रखें, जहाद करें, अपने घोड़े तैयार रखें। मतलब हमें ये बताया जाता है, दर्स दिया जाता है कि आप अपने आप को तैयार रखें। और आजकल अगर हम देखें तो अगर हमने आगे निकलना इस दुनिया में, जैसे कि मैंने भी कोशिश की और मैंने भी अपना एक सब्जेक्ट चूज किया और उसमें मैंने मेहनत की और मुझे लगता है कि मुझे अल्लाह ताला उसका रिवार्ड दे रहा है, तो आपको भी चाहिए कि किस तरीके से, बेशक आपकी ये फील्ड नहीं है लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुके हैं कि इसने आज आप देखिए किसी भी डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ा। और ये अगर आप समझते हैं कि शायद इंग्लिश पढ़ेंगे तो फिर हमें कंप्यूटर आएगा, तो ये बिल्कुल झूठ है। आप ऐसे देखिए, आप तो फिर भी माशाल्लाह समझदार हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ आप समझ सकते हैं। लेकिन 1 साल का बच्चा है जिसको भी कुछ भी नहीं पता, उसको अगर आप 10 मोबाइल पकड़ा दें, उसको इंग्लिश कोई नहीं आती, ना उसको उर्दू आती, लेकिन वो मोबाइल चला रहा होता है।
वो सारे काम कर रहा होता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये कोई लैंग्वेज नहीं है कि मुझे इंग्लिश सीखनी होगी या ये सीखना होगा फिर मुझे जाके इसके बारे में पता चलेगा। ये टेक्नोलॉजी है, एक फन है जो बिल्कुल जो बच्चे बोल भी नहीं सकते वो भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप देखिए हर एक फील्ड के अंदर ये इतना ज्यादा अहमियत हो चुकी है इसकी। तो इसके ऊपर हमने जो बात करनी है। अच्छा, जो मेरा आज का टॉपिक है मैं 2-3 हिस्सों में जल्दी से इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। एक तो हम इसमें बात करेंगे कि सबसे पहले हमें समझ लें कंप्यूटर है क्या, ठीक है। एक इस पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा, मैं साइड पे लिख देता हूं, फिर एक एक करके इनके ऊपर हम बात करेंगे। आपको शायद नजर नहीं आए तो इसलिए थोड़ा सा मैं साथ बोल के दूंगा, व्हाट इज कंप्यूटर। इंग्लिश लिखा हुआ है लेकिन ये बड़ा आसान है, बिल्कुल साथ साथ हम समझते जाएंगे। पहले मैं इस पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, फिर सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कंप्यूटर है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, तारीख क्या है इसकी। सिर्फ 2 मिनट लगाएंगे उसके ऊपर हम बात कर लेंगे कि क्या तारीख है इसकी। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि आजकल के जदीद दौर के अंदर कंप्यूटर ने कहां पे अपना जो है वो एरिया बना लिया है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और फिर जो 4 वाला पॉइंट होगा जिसके ऊपर हमें ज्यादा टाइम लगाना है, और यहाँ पे मैं कुछ तजावीज देने की कोशिश करूंगा कि अपने इस इदारे के अंदर या दीनी मदारस के अंदर हम कंप्यूटर को अगर पढ़ना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं तो क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं या हमें क्यों इस कंप्यूटर को सीखना चाहिए। तो यहाँ पे जाके मैं कुछ तजावीज दूंगा कि दीनी मदारस के अंदर कुछ हमें जो सजेशंस हैं वो हम देंगे कि क्या क्या हम इसकी मदद से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कंप्यूटर है क्या। अच्छा, आपने खुद भी सोचना है, जो मैं बात कर रहा हूँ आपने इसको इंटरेस्ट लेके सुनना है और सोचना है, और आपके माइंड में जो क्वेश्चन आए आप नोट कर सकते हैं, आप एंड में जाकर मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले हम ये देखिए कंप्यूटर है क्या। बेसिकली ये एक मशीन है, अगर हम समझें तो एक मशीन है। मशीन किस तरह की है तो हम देखें तो ये भी जो पड़ा हुआ ये कंप्यूटर ही है। ये जो मोबाइल है इसकी बिल्कुल जदीद तरीन शक्ल ये कंप्यूटर बन चुका है। पहले ये और मुख्तलिफ शक्लें आपको लैपटॉप भी नजर आता है या फिर इसके अलावा आपको वो डेस्कटॉप वगैरह मुख्तलिफ नाम देते हैं अपने फील्ड के अंदर, तो डिफरेंट तरह के, लेकिन मोबाइल का ये भी एक कंप्यूटर है। अच्छा, कंप्यूटर जो है इसको बनाया जब गया तो किस तरह करके हमने सोच के बनाया, तो मुझे लगता है कि इंसान ने अपने आप के ऊपर गौर किया कि मैं जैसे बनाऊं मुझे अपनी मदद के लिए कोई एक असिस्टेंट चाहिए। अपना असिस्टेंट बोलते हैं मददगार को, तो मुझे अपना एक मददगार चाहिए। आप देखिए जितने भी बड़े होते हैं ना उनका एक असिस्टेंट रखा होता है उन्होंने, उसने मदद करनी होती है कि सर आज आपकी ये मीटिंग है, आज आपने यहाँ पे जाना है, आज आपने ये काम करना है, इस वक्त आपने इससे मिलना है। तो बेसिकली असिस्टेंट चाहिए होता है उसको। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरा भी दिल करता है मेरा एक असिस्टेंट हो, हर एक इंसान है उसका दिल करता है कि उसका एक असिस्टेंट जो उसको याद करवाए, उसकी मदद करे। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि मैं सो रहा हूँ तो मुझे सुबह जल्दी कितने बजे उठना है, कौन मुझे उठाएगा इस टाइम पे आके, तो मेरी मदद करते कोई असिस्टेंट होना चाहिए मेरा। तो अगर हम इसी तरह कहते हैं कि मेरी डिफरेंट मीटिंग्स हैं तो मुझे वहां पे जाना है, तो मुझे वो नोट करना है कि इस टाइम पे मैंने इस बंदे से मिलना है, तो मुझे कौन याद करवा देगा। अक्सर आप भी देखते हैं कुछ बातें करना चाहते हैं काम लेकिन वो भूल जाते हैं, तो अगर कोई असिस्टेंट हो तो वो याद करवा देता है कि भाई आपने इस टाइम पे ये काम करना था। तो जब कंप्यूटर इंसान ने बनाया ना तो उसने अपने आप में पहले सोचा कि कंप्यूटर क्या है, कि जब अपने आप को देखा तो एक उसको नजर आया कि मेरे जिस्म है जिसको मैं ये टच कर रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, ऐसे मेरे हाथ हैं या मेरी बॉडी है सारी, मैं इसको देख रहा हूँ। तो उसने कहा कि एक तो जिस्म है, दूसरा इसके साथ अंदर एक रूह है, अगर रूह होगी तो फिर ये जिस्म बिल्कुल ठीक है, अगर रूह निकल जाएगी तो ये डेड बॉडी होगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? इसका मतलब दो चीजें हैं इंसान के अंदर, एक तो उसका जिस्म है और दूसरी उसकी रूह है। मैं बस बिल्कुल मेन बातें कर रहा हूँ, इसके अंदर अभी हम नहीं जा रहे। तो जब इंसान ने खुद को देखा तो किसी तरह उसने एक मशीन बना दी। अब जो कंप्यूटर है उसके अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक उसके अंदर जो आपको नजर आ रहा होता है, जैसे कि मैंने ये कहा कि ये मोबाइल है, तो जिसको मैंने ये पकड़ा हाथ में, इसको हम हार्डवेयर का नाम दे देते हैं। जैसे मेरा जिस्म है, मैंने कहा मैं इसको टच कर सकता हूँ, इसी तरह ये मोबाइल है, इसको मैंने पकड़ा है तो ये एक हार्डवेयर है इसका। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जिस्म के अंदर रूह होती है, इसी तरह इस मोबाइल के अंदर हमने सॉफ्टवेयर बना दिए डिफरेंट तरह के। तो जैसे इंसान के अंदर जिस्म और रूह का रिश्ता होता है, ये दोनों मिलकर काम करते हैं,
इसी तरह कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो अब ये क्या काम कर सकते हैं सर? जैसे मैंने कहा कि हर एक को असिस्टेंट की जरूरत होती है। तो अगर आप पाकिस्तान में देखें या पूरी दुनिया में देखें तो तकरीबन 8 अरब की आबादी हो चुकी है। तो 8 अरब इंसानों को अगर हम असिस्टेंट देने शुरू कर दें तो इतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हर एक को असिस्टेंट देना शुरू कर दें। तो फिर हमने क्या कहा कि वो कोई इंसान तो नहीं असिस्टेंट हम रख सकते, लेकिन एक मशीन को हमने अपना असिस्टेंट बना लिया। अब ये मशीन हमारे डिफरेंट काम करती है। अब आप देखिए, जैसे मैंने उठना है सुबह जल्दी इतने बजे तो मैं अलार्म लगा देता हूँ। जब वो टाइम आता है तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। बेसिकली मुझे वो मदद कर रहा है कि चलो भाई टाइम हो गया, उठ जाओ अभी आप, ठीक है। अब डिफरेंट जो मेरे काम है वो मेरी मदद करता है। डेट कौन सी है, इस दिन कौन सी डेट आ रही है, कैलेंडर बने हुए हैं, ये सारी चीजें इसी कंप्यूटर के अंदर आ चुकी हैं। तो कुछ कंप्यूटर को हमने ये देखा, जैसा इंसान है ऐसी एक मशीन है, उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। उसके अंदर दो चीजें होती हैं, हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर। हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं कि सर हिस्ट्री में बताएं कंप्यूटर कब बना था। तो एक इंग्लिश साइंसदान था, जिस मैथमेटिशियन था, बेसिकली रियाजीदान था, चार्ल्स बाबेज उसका नाम था। उसने एक कैलकुलेटर बनाया था शुरू में। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई थी और तकरीबन 100 साल लगा इसको अपनी जदीद शक्ल में आने में। और आज वो कैलकुलेटर जो उसने छोटा सा बनाया था, वहां से चलते चलते हम मोबाइल फोन तक आ चुके हैं। तो बस यही इसकी हिस्ट्री। एडवांस अगर हम देखें कि आजकल के दौर में कंप्यूटर कहां तक पहुंच चुके हैं, तो इसमें आप देखिए तेज तरीन कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं हमारे घरों में भी डिफरेंट, आपको पता होगा व्हाट्सएप के। मैं इधर बैठा हूँ, अगर मेरा दोस्त अमेरिका में बैठा है तो देखिए इस कोने के ऊपर दुनिया में पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे कोने के ऊपर अमेरिका। तो मैंने यहाँ पे बस मैसेज किया, हेलो लिख के जैसे सेंड का बटन प्रेस किया तो देखिए जैसे वो मैसेज जाता है तो सबसे पहले एक टिक लगता है उसके ऊपर। आपको पता चलता है कि एक टिक लगने का क्या मतलब होता है। मेरी तरफ से मैसेज चला गया लेकिन अगले बंदे को भी नहीं मिला। अगर 2 टिक लग जाते हैं तो क्या मतलब होता है, लेकिन ब्लू नहीं हुए अभी, क्या मतलब होता है इसका? मैसेज मेरा चला गया और उसने रिसीव भी कर ली है। अब अगर दोनों टिक ब्लू हो जाते हैं क्या मतलब है इसका? और अब मुझे वो रिप्लाई नहीं करेगा तो फिर लड़ाई हो जाती है कि मेरा मैसेज जो है उसने पढ़ के भी मुझे रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। अब आप देखिए कि ये टाइम कितना लगता है मैसेज जाने में। अमेरिका अगर वैसे मुझे खुद से जाना होगा तो मुझे लगता है कि अगर मैं तेज तरीन जो फ्लाइट भी ले लेना तो शायद 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे लग जाएंगे। लेकिन आपका मैसेज वो 2, 4, 5 सेकंड के अंदर अमेरिका पहुंच जाता है। तो इतनी स्पीड से किस चीज ने ट्रेवल किया था? तो ये हमने कहा तेज तरीन कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जबरदस्त चीज है, एक जादू सा लगता है कि मैं तो जितना मर्जी ऊंचा बोलूं मेरी आवाज तो शायद इस बिल्डिंग से बाहर में मुश्किल से जाएगी, लेकिन ये ऐसी डिवाइस है, मैंने उसका बटन प्रेस किया और मेरी उस आवाज को, मेरे उस मैसेज को उसने अमेरिका तक 2-3 सेकंड के अंदर पहुंचा दिया। तो एक हमने बात की तेज तरीन कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमने बात की आजकल सबसे ज्यादा ये काम किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो हमारी फील्ड में नाम लेते हैं, लेकिन आप अगर देखें मसनूई इंसान बनाने शुरू कर दिए हैं। मसनूई इंसान का मतलब है रोबोट बनाने शुरू कर दिए। शायद आपने ये नाम सुना हो। अब ये रोबोट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा कि ये हमारा मददगार है। कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो हमारा मददगार है। तो इसकी एडवांस तरीन शक्ल यह है कि उसने रोबोट बनाने शुरू कर दिए हैं। अब रोबोट के कोरिया के अंदर एक हॉस्पिटल है, वहां पे रिसेप्शन के ऊपर जब आप जाते हैं तो उन्होंने एक रोबोट को बिठाया हुआ है। वो इंसान नहीं है, वो एक मशीन है। तो वो 20 जुबानों में बात कर सकता है। अब मैं कितनी जुबानें, मुझे पंजाबी आती है, उर्दू आती है, इंग्लिश आती है, बस ये 3 आती हैं। कोई और मुफ्ती साहब हैं उनको 7 अरबिक आती होगी या 2-3 और लैंग्वेजेस। आप एक समझते कि मैंने जो देखा है, एक ब्रिगेडियर था आर्मी के अंदर, उसका इंटरव्यू चला था, उन्होंने कहा ये बड़ा ब्रिलियंट इंसान है। तो कितनी जुबानें? वो 12 जुबानें बोल सकता था। लेकिन एक रोबोट देखिए, मशीन देखिए, इंसान ने तैयार की है और वो 20 जुबानों के अंदर बात कर सकता था। डिफरेंट तरह की लैंग्वेज आके आप उससे बोलते थे, उसका जवाब देते, वो रिसीट बना के देते, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करवा के देते। तो ये सारे काम जो एक इंसान ने करने थे उसने मशीन बना के उससे करवा रहे। तो दूसरी जदीद शक्ल मैंने इसकी आपको क्या बताई? रोबोट बना लिए हमने। 2 काम मैंने आपको ये बता दिए। तीसरा क्या है कि सर ये कुछ बातें की जा रही है कि जमीन के ऊपर टेम्परेचर ज्यादा हो रहे हैं, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है।
तो हो सकता है कि कुछ सालों के बाद, मतलब कुछ 100 सालों के बाद जमीन के ऊपर जो है वो रहना नामुमकिन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो फिर हम किसी और सियारे के ऊपर जा सकते हैं। तो इसके ऊपर रिसर्च चल रही है आजकल, जो जदीद तरीन रिसर्च है। तो वो मरीख एक दूसरा सियारा है, तो मरीख के ऊपर जो है वो इंसानों ने अपने डिफरेंट मिशन भेजे हुए हैं और वो वहां पे जाके तस्वीरें लेके हमें भेज रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जिंदगी आबाद हो सकती है कि नहीं। तो इसके ऊपर जो काम जारी है, तो इसका मतलब है कि इस कंप्यूटर की मदद से हमने जमीन से बाहर निकल के किसी दूसरे सैयारों के ऊपर भी दरियाफ्त करना शुरू कर दी है। हमने रोबोट बना लिए हैं, हम तेज तरीन कम्युनिकेशन करते हैं। अगर मैं गिनने शुरू करूं तो आधा घंटा भी इसके ऊपर कम होगा, लेकिन मैंने ये 2-3 पॉइंट बताए कि आज के एडवांस शक्ल के अंदर ये मशीन, ये कंप्यूटर किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैंने ये कुछ बातें बताई कि कंप्यूटर है क्या। जैसे इंसान है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इसी तरह कंप्यूटर का होता है। इंसान में जिस्म और रूह होती है, कंप्यूटर के अंदर उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम नाम लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे छोटे मोटे कोर्स से शुरू किए, मैं आपको बड़ी डिटेल से ये सारी चीजें सिखा दूंगा। फिर मैंने बात की हिस्ट्री की है, कैलकुलेटर से शुरू किया था तकरीबन 150 साल पहले, और आज उसकी जदीद शक्ल मोबाइल के अंदर आपके पास आ चुकी है। आपके हाथ के अंदर मोबाइल है जो सारे काम कर रहे हैं आपके। तीसरा मैंने एडवांस लेवल के ऊपर बात की, तेज तरीन कम्युनिकेशन करवा रहे, रोबोट्स बना लिए जो इंसानों की मदद कर रहे हैं। और इसी तरह मैंने फिर बात की तीसरे मरीज के ऊपर हम जा रहे हैं, तो दुनिया से बाहर निकल के भी हमने रिसर्च करना शुरू कर दी है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैं चाह रहा था कि आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊं कि मशीन कैसे काम कर रही है। अब मेन जो टॉपिक था कि दीनी मदारिस के अंदर कंप्यूटर का क्या फायदा हो सकता है हमें। जदीद टेक्नोलॉजी है ना, तो उसका कंप्यूटर का इस दीनी मदारिस के अंदर क्या फायदा हम ले सकते हैं। तो मैंने कुछ अपनी तरफ से तजावीज लिखी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो आप भी उनके ऊपर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो इनके ऊपर हम बात करते हैं। सजेशंस में या जो मैंने पॉइंट किए, सबसे पहले नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसको, ठीक है। इंग्लिश में हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है तशहीर करना किसी चीज की। तशहीर का मतलब क्या होता है? मुझे लगता है ये उर्दू या अरबिक का कुछ मिक्स सा लफ्ज़ है, आप समझ नहीं होंगे इसको। तशहीर का मतलब होता है कि लोगों को बताना, ठीक है। अभी आप देखिए जो आपका ये इल्मी मुज़ाकरा चल रहा है, मुझे भी व्हाट्सएप के ऊपर एक बना के इश्तहार सा वो बताया गया था कि इस तारीख को ये आपने आके इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है। इसमें बेटे आप ऐसे देखें कि जैसे आपके इधर मदारस के अंदर मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस होते हैं, जो इवेंट्स आप होते हैं, महफिलें होती हैं जो आपकी, तो आपको जाना पड़ता है किसी कंप्यूटर शॉप वाले के पास और उससे जाके हम इश्तहार बनवाते हैं। अब उनको पैसे भी देने पड़ते हैं और फिर हम अपना मटेरियल उनको देते हैं और वो हम इश्तहार बना के देते हैं। तो यहाँ पे जो ज्यादा बड़े बच्चे हैं, मुझे पता है यहाँ पे 10 निज़ामी के भी कोर्स चल रहे हैं और वो माशाल्लाह मास्टर लेवल तक उनकी एजुकेशन होती है। लेकिन जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं जो हिफज कर रहे हैं अभी, और उन्होंने स्कूल आप समझ लें कि 8वीं क्लास तक जिन्होंने पढ़ा हुआ है, उन बच्चों को हम छोटे छोटे कोर्सेज सिखा देते हैं जिसकी मदद से वो जो पैसे दे के आप बाहर से काम करवा रहे हैं आप खुद यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। तो एक मुझे ये लगता है कि हमें अपने छोटे छोटे बच्चों को जो अभी हिफज कर रहे हैं और 5वीं से 8वीं क्लास के दरमियान है, इन बच्चों को हम ये कोर्सेज सिखा सकते हैं जिसकी मदद से आप खुद अपने एडवर्टीजमेंट के लिए इश्तहार वगैरह बना सकते हैं। अब एडवर्टीजमेंट कहाँ पे की जा सकती है? एक तो हमने कहा इश्तहार बनाएंगे, दूसरा आप सारे जानते हैं आजकल कुछ वेबसाइट्स इस्तेमाल की जाती है जैसे फेसबुक वगैरह, तो फेसबुक के ऊपर कैसे उसको लेके जाना है, ठीक है। या इसके अलावा और मुख्तलिफ ज़राए हैं कि हम लोगों को बताना चाहते हैं किस तरीके से हम अपनी पब्लिसिटी करना चाहते हैं। तो एक मेरे माइंड में ये पॉइंट था कि एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा इसमें जो पॉइंट था जो मेरे माइंड में आया था वो कंपोजिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। कंपोजिंग क्या होती है? कंपोजिंग का मतलब ये है कि मुफ्ती साहब हैं, उनके पास इल्म है, वो लिखते हैं कुछ किताब वगैरह लिखना चाहते हैं। अब अगर वो किताब लिखते हैं तो उन्होंने वो पब्लिश करवाने के लिए किसी पब्लिशर के पास जाना होता है। पब्लिशर वो होते हैं जो बैठे हैं बाहर लोग, आप उनको बताते हैं और वो टाइप करना शुरू करते हैं। अब आप देखिए ना, जो भी आपकी किताबें हैं वो जो उर्दू लिखी होती है वो कंप्यूटर में जाके लिखते हैं उर्दू वाली,
लेकिन मैं समझता हूँ कि हर फील्ड के एक्सपर्ट वही लोग होते हैं जो उसको पढ़ रहे होते हैं। अब जो अरबिक लैंग्वेज आप जानते हैं वो मैं नहीं जान सकता, ठीक है, वो जो बाहर कंप्यूटर वाली शॉप पे बंदा बैठा है वो नहीं जान सकता। तो समटाइम्स ऐसा होता है, बाज़ ऐसा होता है कि आप जो उनको देते हैं ना मटेरियल, वो टाइपिंग करने में मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि उनको उतना नॉलेज ही नहीं है। वो उर्दू को अच्छा टाइप कर लेंगे, वो इंग्लिश को भी बहुत अच्छा टाइप कर लेंगे, लेकिन अरबिक जब टाइप करेंगे तो उसमें गलतियां कर सकते हैं। तो अब आप देखें कुरान पाक की आयात भी होती हैं या हदीस मुबारक जो अरबिक लैंग्वेज के अंदर है, उनको जब टाइप करना है तो अगर आप लोगों को वो छोटे छोटे कोर्सेज सिखा दिए जाए तो आप खुद से अपनी बुक्स की कंपोजिंग कर सकते हैं। एक तो आपको बाहर जाके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर पड़े हो, एक लैब हम बना लें और लैब के अंदर जाके वो जो कंपोजिंग है वो आप खुद किया करें। उससे दो फायदे हैं, एक तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे बाहर जाके, दूसरा उसमें गलती के चांस कम हो जाएंगे। आप जब टाइप करेंगे तो आप उस चीज को जब पढ़ेंगे आपको समझ होगी कि मैं ये क्या लिख रहा हूँ, लेकिन जो बाहर बंदा बैठा है वो आपके उस पैटर्न को देख के टाइप तो कर देगा लेकिन उसमें गलती के चांसेस ज्यादा आ सकते हैं। तो दो पॉइंट मैंने यहाँ पे ये बताए कि एक आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं और आप कंपोजिंग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो हम पॉइंट लिखेंगे वो हम लिखते हैं रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसर्च क्या है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे दर्स निज़ामी भी करवाया जा रहा है, तो दर्स निज़ामी में जब आप पढ़ते हैं तो कोई एक मसला जब आता है जिसके ऊपर बात करना होती है तो मुख्तलिफ आपके वो फुकहा या इमाम है जिनके मुख्तलिफ नजरियात हैं, तो आपने जब रिसर्च करना होती है, बेसिकली मैं एक मौजू के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मुझे उसके बारे में मुख्तलिफ राय चाहिए लोगों की। तो जो हमारे इमाम हैं या जिन्होंने लिखा है इसके ऊपर काम किया, जो बुजुर्ग हैं उन्होंने जो काम किया हुआ है वो सब कुछ इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाता है। तो जब आप कोई भी रिसर्च कर टॉपिक के ऊपर काम करना चाहेंगे तो रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कंप्यूटर को। जो आप अपनी बुक्स लिखते हैं आपको मटेरियल चाहिए उनके लिए। आज भी जब मैं अपना लेक्चर देख रहा था मुझे किसके ऊपर बात करनी है तो मैंने कंप्यूटर से मदद ली, उसने मुझे इतनी ज्यादा बातें बताई कि ये चीज के ऊपर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो तीसरा पॉइंट मैंने बात की ना रिसर्च वाला, ये हमारे छोटे बच्चों के लिए तो नहीं, लेकिन जो 10वीं निज़ामी में जा रहे हैं मुझे लगता है कि उनके चौथे या 5वें साल से उनको साथ कंप्यूटर जो है ना उसमें रिसर्च के ऊपर लगा देना चाहिए, और जब उसके ऊपर काम करेंगे तो ये मैंने कुछ पॉइंट बताए 3 यहाँ पे। चौथे नंबर पे मैं जो बात करूंगा मैंने वो लिखा कम्युनिकेशन रिसोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये 4 नंबर पे है कम्युनिकेशन रिसोर्स। अब ये कम्युनिकेशन रिसोर्स का मतलब यही है कि जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं लेकिन हम ऑनलाइन एजुकेशन करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब क्या, अगर यूनिवर्सिटीज का मैं आपको निज़ाम बताऊं ना वहाँ पे कैसे काम करती है, तो हम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ कनेक्ट होते हैं और उनसे भी उस टॉपिक के ऊपर वो नॉलेज ले रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि कम्युनिकेशन रिसोर्स के तौर पे जैसे मुफ्ती साहब हैं, वो अगर मिलना चाहते हैं किसी दूसरे मदारस के मुफ्तियान साहब से, तो जब उनसे मिला या तो वहां पे जाना पड़ेगा, तो जाने से ज्यादा बेहतर है कि एक कॉन्फ्रेंस कर ली जाए कंप्यूटर के ऊपर ही, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर ली जाए, तो उसके ऊपर जितने भी लोग हैं ये सारे मिलकर कोई मीटिंग वगैरह जैसे हम करते हैं तो वो यहाँ पे की जा सकती है। तो मुझे लगा कि एक कम्युनिकेशन रिसोर्स के तौर पे अगर इस्तेमाल करें, देखें फर्ज करें अगर लाहौर में किसी मुफ्ती साहब से मिलने, तो अगर यहाँ से जाना होगा तो पूरा 1 दिन लग जाएगा जाने में, फिर वहां पे वापस आने में, फिर अलग से पैसे लगने, जाना आना खर्चा होगा उसके ऊपर। लेकिन अगर हम मीटिंग जैसे आप व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं एक कॉल करने में, जब हम यूनिवर्सिटीज में सारे हमारे बड़े जो हेड होते हैं वो आपस में मीटिंग्स करते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे भी ऐसी मीटिंग्स को अरेंज कर लें, और उससे क्या फायदा होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगेंगे, और वो मीटिंग्स जो चल रही होती हैं वो हम आराम से यहाँ पे बैठ के अपने घर में बात कर लेंगे। तो मुझे ये लगा कि 4 नंबर पे एक ऐसा पॉइंट है कि जिसमें हमने कहा कि हम कम्युनिकेशन रिसोर्स। नंबर 5 के ऊपर हम बात करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हम डिफरेंट चैनल बना सकते हैं, अपने मदारस के चैनल बना सकते हैं, जैसे कि
टीवी चैनल्स भी हो सकते हैं और यूट्यूब को आप सारे जानते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी चैनल हो सकते हैं। टीवी के ऊपर चैनल कैसे हैं? आपने नाम सुना होगा पीस टीवी का। पीस टीवी है इंडिया में, डॉक्टर जाकिर नाइक के वो उसके ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने एक अपना चैनल बनाया और देखिए जो भी किसी का अपना नजरिया है, लेकिन वो इस्लाम की तरफ लोगों को जैसे लेके आ रहे हैं और वो टीवी वो चैनल इतनी हेल्प कर रहा है उनकी कि वो बाहर के ममालिक में भी लोग बैठ के देख रहे हैं। तो इसका मतलब है इस्लाम हमने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही तो नहीं ना रखना, हमने तो पूरी दुनिया को बताना कि ये क्या है, ये अमन का दर्श देता है। हम दहशतगर्द जैसे ये बातें होती हैं, पता नहीं मुसलमान क्या है, वो हमने लोगों को बताना है। तो अगर हम यहाँ पे बैठ के जितना मर्जी पढ़ते लेंगे, पूरी दुनिया को नहीं हम बता रहे, तो हमने तो पूरी दुनिया के लिए निकलना है। तो फिर हमें चाहिए कि अपने वो डिफरेंट चैनल्स बनाने चाहिए, और ये मुश्किल काम नहीं है चैनल बनाना। मैं यही कह रहा था कि हमने यहाँ पे जब एक आईटी लैब बनानी है, आईटी लैब के अंदर 10 कंप्यूटर भी इनफ बड़े ज्यादा है यहाँ पे इतने, जो हमारे अच्छे बच्चे होंगे उनके कुछ टेस्ट वगैरह लेके जो पता चले कि ज़हनी तौर पे इस सतह पे हैं कि वो काम कर सकते हैं, तो उनको हम खुद ये टास्क दे सकते हैं और हम खुद सिखाएंगे। मैं सिखा सकता हूँ कि किस तरीके से हम चैनल बनाएंगे और अपनी उस चैनल को इस्तेमाल करेंगे दीनी मदारस की प्रमोशंस के लिए। तो यूट्यूब जो चैनल है मैंने कहा वो भी हम बना सकते हैं और टीवी चैनल्स भी हम बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल की एक बड़ी अच्छी मिसाल है, हमारा बेशक इख्तलाफ है हमसे, लेकिन लोग सुनते हैं ना। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का आपने नाम सुना होगा, नजरियात अपने अपने हैं, लेकिन उसको क्यों लोग इतना सुन रहे हैं? क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल के ऊपर बैठ के उसको सुन रहे हैं। अगर वो बंदा ऐसी बातें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो सही नजरियात है हमें वो भी लोगों को बताने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसा भी काम कर रहा है उसी तरीके से उसका जवाब देना चाहिए। तो अगर हम भी यूट्यूब चैनल बनाएं और उस तरीके से जो सही नॉलेज है वो लोगों को देना शुरू कर दें, तो फिर जो ऐसे लोग गलत नजरियात फैला रहे हैं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, जो भी गलत नजरियात फैला रहे हैं हम उनको इसी तरीके से जो अपने जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बात की कि हम डिफरेंट चैनल बना सकते हैं और ये वो चैनल है जो हमारे मदारस के बच्चे खुद से बना सकते हैं। टीवी चैनल जरा एक और चीज है, लेकिन यूट्यूब की जो मैंने बात की ये बिल्कुल आज भी अगर हम सिखाना शुरू करें तो 10-15 दिन के अंदर बच्चे ट्रेंड हो जाते हैं और उनको हम ये सिखा देते हैं और वो खुद ये बना सकते हैं। 5 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। 6 नंबर पे मेरे पास है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन क्या है? अगर हम यूनिवर्सिटीज में देखें ना, तो फर्ज करें जैसे मैंने कहा कि मैं अभी पीएचडी के लिए बाहर जाना चाह रहा हूं, तो मुझे तो बड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। पहले मुझे एडमिशन लेना होगा बाहर, फिर उसके बाद मुझे वहां पे जाना होगा। ठीक है, तो जाके मुझे वहां पे क्लासेस लेनी होंगी और पैसे ये सारे अलग से लगते हैं इसके ऊपर। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन क्या है? हमारे पास ये कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑनलाइन अपने कोर्सेज करवा रही है। मतलब मुझे अगर इंग्लैंड में पढ़ना है तो मुझे वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं यूनिवर्सिटी वाली बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बैठ के उस यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन ले लेता हूँ। वो टीचर वहां पे बैठा है, प्रोफेसर वहां पे बैठा है और वो पढ़ा रहा है और मैं कंप्यूटर के ऊपर बैठ के उसके लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन है। इसी तरीके से मैं बात करूं कि अगर हम यूनिवर्सिटी दीनी मदारस के अंदर भी ऑनलाइन एजुकेशन को दे लें, तो जैसे जामियातुल अज़हर है शायद अच्छी यूनिवर्सिटी है, या मदीना में यूनिवर्सिटीज हैं, डिफरेंट ममालिक के अंदर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर हमें उन मुफ्तियान साहब से जाके पढ़ना तो हमें जाना पड़ेगा पहले। लेकिन कंप्यूटर में क्या है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां पे हैं आप वहीं रहें, आप एडमिशन लें और वो वहां पे बैठ के लेक्चर दें और आप अपने घर में बैठ के इस मोबाइल फोन के ऊपर या जो भी कंप्यूटर है उसके ऊपर आप सुन सकते हैं। तो इस ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी हम कंप्यूटर को दीनी मदारस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हमारे पास रह गया कि ये भी टेक्निकल पॉइंट है कि हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ये 7वां पॉइंट है, एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन का मतलब है कि अगर मेरे पास मोबाइल है, मैं कोई गेम खेलना चाहता हूँ, तो आपको पता होगा कहाँ से इंस्टॉल करते हैं? प्ले स्टोर से। ये सारे काम हमें पता है, बस हम उनको गेम खेलने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, या कोई और प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से, ऐसी बात ही है ना। तो हम ये चाहते हैं कि हम कुछ एप्लीकेशंस बनाएं। अगर आपको प्ले स्टोर का पता है तो शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो कि 10 निज़ामी कर रहे हैं उनको पता होगा कि एक एप्लीकेशन बनी है इस्लाम 360 के नाम से। इस्लाम 360 क्या है कि आप अगर कुछ भी उसके बारे में
इस्लामी नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको इतनी ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उस एप्लीकेशन के अंदर जो है वो सारा कुछ आपको मिल जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसे कोर्सेज हैं कि जो 3 माह के अंदर करवाए जा सकते हैं और बिल्कुल हमारे दरस निज़ामी के बच्चे अगर उनको हम सिखा दें तो वो खुद से ये एप्लीकेशन बना के प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड कर देते हैं और वहां से फिर लोग डाउनलोड करें और जो अच्छा नॉलेज है, जैसे हमारे मुफ्ती साहब हैं या बाकी जो हमारे उलमा किराम हैं, वो अगर इसके ऊपर काम करें तो इस सारे इल्म को हम कंप्यूटर में इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो बना के वो अपलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर के ऊपर, तो फिर वहां से जो है वो सारे लोग इससे फायदा ले सकते हैं। तो ये मैंने कुछ कहा कि एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं यहाँ पे जो हमारे बच्चे मदारस के बना सकते हैं। लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे रह गया, नंबर 8 पे मैंने लिखा है सेल्फ सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये सेल्फ सपोर्ट क्या है, इसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ। ये जो फाइनेंशियल सेल्फ सपोर्ट इसको नाम देते हैं इंग्लिश में, उर्दू में हम ये कह दें कि देखिए ये मदारस कैसे चलते हैं। आप तो जैसे ये छोटे बच्चे हैं एडमिशन लेते हैं, आपको तो बस इतना पता है सुबह उठने, सबक याद करने, सुनाने और फिर सारा दिन ऐसे आपका गुजरने, लेकिन ये सारा निजाम कैसे चल रहा है। अब देखिए ना, अगर हम बात करें तो लोग चंदा देते हैं, ऐसे ही है, चंदा देते हैं या फिर मुख्तलिफ तरह की फंडिंग होती है जो हमें लगता है कि मदारस इस तरीके से, आपको नहीं पता लेकिन मुफ्ती साहब को पता है कि जब बिल आ जाता है कैसे मैनेज करने हैं या बच्चे उनके लिए खाना पकाना है तो कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सारे जो मामला है इनको भी देखना होता है। तो मुझे ये लगता है जैसे इन्होंने शुरू में खुद बताया मुफ्ती साहब ने कि असल में इज्जत वही है कि लेने वाले से देने वाला हाथ जो है वो ज्यादा बेहतर होता है। तो अगर हम सारे अपने मदारस को ऐसे ही चलाते रहना चाहते हैं कि बस ठीक है जी हमें चंदा मिलता रहेगा तो मदारस चलते रहेंगे, चंदा नहीं मिलेगा तो मदारस बंद हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे दरस निज़ामी के बच्चे जो हैं उनको हम इस काबिल बनाएं। मैं कहता हूँ कि सिर्फ 2-2 माह के कोर्सेज हैं, वेबसाइट डिजाइन कर लेंगे, कैसे वेबसाइट बना सकते हैं और आपको कहीं जाके जॉब करने की भी जरूरत नहीं है। आप घर में बैठ के ऑनलाइन आपको ऑर्डर मिलते हैं और वो सबसे ज्यादा सिक्योर या जो अच्छा काम है, महफूज है, वो हमारी बेटियों के लिए होता है। कहीं पे जाने की जरूरत नहीं होती, आप आराम से बैठे, जो ऑर्डर मिल रहे होते हैं वो काम दे दे बच्चों को। अब वो जो काम करते हैं एक बच्चा कम से कम, अब मुझे तो नहीं पता यहाँ पे कितने अखराजात हो रहे हैं आपके खाने के ऊपर या आपकी पढ़ाई के ऊपर या जो मैनेज कर रहे हैं मुफ्ती साहब, लेकिन मुझे जो लगता है अगर हम ये वेबसाइट बनानी सिखा दें आपको या इस तरह के छोटे छोटे कोर्सेज हैं वो सिखा दें आपको, वो बड़ी लंबी लिस्ट है, वो कंप्यूटर के लेक्चर भी हम बताएंगे अगर यहाँ पे वो शुरू करते हैं हम, और इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो छोटे छोटे 3-3 माह के कोर्सेज हैं, 6-6 माह के कोर्सेज हैं। दरस निज़ामी तो 8 साल का होता है, तो दरस निज़ामी के पहले साल के अंदर अगर बच्चे को हम 6 माह के अंदर ये सिखा दें तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो सारे ये हम ऑनलाइन ऑर्डर्स ले लेते हैं और उस बच्चे को काम दे दें। एक बच्चा कम से कम 20-20 हजार रुपया महाना कमा सकता है। तो मुझे ये लगता है कि चंदा लेने से ज्यादा बेहतर है कि हम खुद से इस काबिल हो जाएं कि हमारे जबरदस्त तरीके से मामला चलना शुरू हो जाए। और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि वो पैसे जो आप कमा रहे हैं वो सारे आपने मदरसे को दे देने हैं, मदरसे को भी हम देंगे, जैसे 50% मदरसे को दे दें ताकि हमारे ये जो मदारस हैं वो खुद से बगैर चंदे के भी चल सकें, और जो बाकी 50% होगा वो आप अपने घर वालों को अपने लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई इतने मुश्किल कोर्स नहीं है ये वाले, और ना ये बस हमें समझना है इस चीज को, इस साइंस को थोड़ा सा समझना है। और वो मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत नहीं है कि पता नहीं मैं इतनी ज्यादा इंग्लिश सीखूंगा तो फिर मैं ये काम करूंगा। तो मैं बिल्कुल छोटे लेवल से इन कोर्सेज को शुरू करके, तो मैं बहाना मैंने कहा कि 20,000 कम से कम एक बच्चा जो हमारा अर्न कर सकता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम सिर्फ 10 बच्चे ऐसे तैयार कर लें, ज्यादा छोड़ें, यहाँ पे तो बड़ी ज्यादा तादाद बैठी है ना, अगर सिर्फ हम 10 बच्चे ऐसे तैयार कर लें और उनको कोर्सेज करवा दें, 10,000 20,000 ना समझे, वो 15,000 महीना भी कमाना शुरू कर दें, तो मदरसा खुद से 1.5 लाख रुपया महीना कमा सकता है। और मुझे लगता है मैंने ये कुछ बातें की है मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं आपको बताऊं कंप्यूटर है क्या, इसके नुकसान तो बड़े हमें पड़े होंगे, बस ये अगर बच्चे को खराब करना है तो इंटरनेट लगा लो और बच्चा गया, ये वाकई हकीकत है, ऐसे ही होता है। क्यों?
क्योंकि कुछ ऐसी हकीकत है जो हम बोलते नहीं है लेकिन पता सबको है। लगा लें आप मोबाइल, टिकटॉक सारे देखना शुरू कर देंगे, सारा सारा दिन भी उसके ऊपर लगा देंगे, फजूल टाइम जाया कर देंगे। यूट्यूब के ऊपर ड्रामे देखना शुरू कर देंगे, सारा सारा दिन भी देखते रहेंगे, टाइम जाया कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इसके पॉजिटिव यूज की तरफ आए, जहां से हमें फायदा हो सकता है, तो ये इतने जबरदस्त इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं कि जो आप 6 माह में सीख के खुद से अपनी और मदरसे की हेल्प कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट थे जो मुझे लगा कि आपके साथ मुझे डिस्कस करने चाहिए। टाइम भी 12:30 हो चुके हैं, तो ये कुछ टॉपिक थे जिनके ऊपर मैंने बात की। आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। बाकी जैसे बताया मुफ्ती साहब ने, 2 कंप्यूटर मेरे इल्म में है कि आपके पास पहले से हैं जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन टेक्निकल काम अभी नहीं हो रहा। 3 कंप्यूटर जो है मैं इंशाल्लाह 1 महीने तक 3 कंप्यूटर मैं दे दूंगा, 5 कंप्यूटर हो जाएंगे और बस 5 बच्चे चाहिए मुझे, ठीक है, ज्यादा नहीं। जितने भी ये बैठे हैं यहाँ पे सिर्फ 5 बच्चे चाहिए, और वो 5 बच्चे ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे जिनमें वाकई ये काबिलियत है कि वो काम करना चाहते हैं। 5 बच्चे पहले तैयार करके आपको 6 माह के अंदर अंदर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको ठीक लगा कि ये हमारा फायदा होना शुरू हो गया है, तो आप कंप्यूटर में फिर 5 की बजाय 10 कंप्यूटर बना लें, एक अलग से छोटा सा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट बना लें, और वहां भी ये सारा काम चल रहा होगा। मैं जितना टाइम दे सका मैं देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो हमारे बाकी कुछ असातिज़ा भी मुझे लेके आने पड़े तो वो आके सिखाएंगे यहाँ पे, और इंशाल्लाह हम खुद से फाइनेंशियली सेल्फ सपोर्टेड जो है वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। अब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि जुम्मा का टाइम हो गया है, इसके बाद में ये सेशन खत्म करते हैं, ठीक है जी? बहुत अच्छा। भाई बेटा किसने करना स्टार्ट बड़े? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं एक कुरान टीचर हूँ और मैं ऑनलाइन भी काम करता हूँ और मैं सोशल मीडिया मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया है, ठीक है, लेकिन हमें सही तरह काम करना नहीं आता। ठीक है, कि काम कैसे करें और अपनी सेल्फ जो अपनी जो परफॉर्मेंस हो अपने आप को कैसे मजीद बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए कैसे हम हेल्प ले सकते हैं? बुक्स की ज़रूरत है, कोई इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, या कोई यूट्यूब पर कोई ऐसे कोर्सेज हैं वो हम करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन किया है। एक क्वेश्चन ये आया कि हमारे कारी गुलाम अवैस कारी गुलाम अवैस साहब हैं जो यहाँ पे उस्ताद भी हैं, कुरान टीचर हैं यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि हमने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है, कुछ ऑनलाइन काम भी करते हैं, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा। उसमें कारी साहब हमारे पास एक यहाँ भी कोर्स होता है जिसको हम SEO का नाम देते हैं, थोड़ा इंग्लिश में नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसका मतलब क्या होता है? अगर मैं कोई भी YouTube के ऊपर सर्च करता हूँ ना, जैसे मैं पिछले दिनों में सर्च कर रहा था, एक मसला था, मैंने मुफ्ती साहब से भी उसके ऊपर बड़े रहनुमाई ली कि अकीका के बारे में मुझे मसाइल जानने हैं, अकीका क्या होता है और कैसे करना चाहिए। तो जब मैंने YouTube के ऊपर लिखा ना अकीका, तो उसके बारे में यहाँ पर नीचे वो नजर आना शुरू हो जाती है, ये सुन लें, ये सुन लें, ये सुन लें। अब देखें, एक नहीं, अकीका के ऊपर शायद 200 लोगों ने बात की होगी, लेकिन YouTube के ऊपर आपको पहले 15-20 नजर आ रहे हैं। अब 200 में से 15-20 कौन से हैं जो पहले नजर आते हैं? वो एक कोर्स होता है SEO के नाम से, उसकी मदद से हम रेटिंग ज्यादा करवा देते हैं। फिर जब कोई भी अकीका लिखेगा ना, आपका नाम ऊपर आ रहा होगा, तो फिर वो आपको पहले पढ़ना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से फिर जब ज्यादा लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर वो रेटिंग भी ज्यादा होना शुरू होती है, ठीक है? और भी कोई क्वेश्चन नहीं? वेरी गुड। ऐसे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर देता हूँ, लेक्चर देने के बाद मेरा ये लास्ट 5 मिनट का सेशन होता है, एनी क्वेश्चन, एंड देयर इज नो क्वेश्चन। अभी ये जो मैंने बातें की, ये मेरी कुछ अपनी राय है, आप इसके अंदर खुद से कुछ ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे IT लैब बनाएं तो आप कुछ मशवरे दे सकते हैं कि इस तरीके से इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, ठीक है जी? बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।
का जवान है बेटा दिल में। बेटा एक तो ज़रूरी बात सुने, कल हमारा आखिरी सेशन है। आप सब ने सुबह कल 9 बजे आना है। इससे पहले हम 8 बजे पढ़ाते हैं, लेकिन कल आपने 9 बजे आना है। और कल के सेशन में एक तो जो आपने ये पूरा हफ्ता टेस्ट दिए हैं, तो इसकी बुनियाद पर आपको इंशाल्लाह ताला इनामात मिलेंगे। और आलमिया ने टेस्ट नहीं दिए, उनका कल टेस्ट होगा। जब ये सारी तालिबात आ जाएगी, सबको कॉल की है, तो कल ही टेस्ट लेके कल ही हम उनकी पोजीशन का भी ऐलान कर देंगे। जो उन्होंने पहले पढ़ा है सारी किताबों में से नहीं होगा, वो मैं आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा कि ये मवाद है और इस मवाद में टेस्ट होगा। तो कल ये सब बच्ची यूनियन है। और दूसरी बात, कल लाहौर से तशरीफ़ ला रहे हैं हज़रत जनाब मीर मोहम्मद आसिफ अकबर साहब, नाज़िम आला निज़ामुल मदारिस। उन्होंने भी आपसे गुफ्तगू करनी है। ज़ाहिर है वो पूरे पाकिस्तान के बोर्ड के नाज़िर हैं। तो हमारा इदारा पहले भी निज़ामुल मदारिस में एक मिसाल है, और उसमें जहाँ हमारी पढ़ाई का अमल दखल है, वहीं पर आपके डिसिप्लिन का भी अमल दखल है। तो डिसिप्लिन तभी है बेटा जब आपकी बच्ची इसमें से मिस ना हो। इसके साथ हमारे नाज़मी इम्तिहानात अल्लामा ऐनुल हक बगदादी साहब आएंगे। वो आपको ब्रीफिंग देंगे अपने तरीका इम्तिहान के हवाले से, क्योंकि हमारा निज़ामुल मदारिस का तरीका इम्तिहान बाकी दीनी बोर्ड से कुछ डिफरेंस है। हमने ये चीज भी करनी है। तो ये सारी चीजें हमारे 8 दिन का जो दारोमदार है वो हदीस पर भी है, इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम, कि अमलों का दारोमदार खात्मे पर है। कि हमारे इस सेशन का एंड कैसा होता है, 8 दिन हमने बड़ी दिलजमी से और बड़े भरपूर तरीके से, मेरा नहीं ख्याल कि हमें एक दिन भी हम सुस्त पड़े हैं या रिलैक्स हुए हैं।
पूरे 8 दिन हमने बड़ी कोशिश की और अपना सारा सिलेबस तकरीबन हमारा कवर हुआ। जो हमने हमारा टारगेट था कि हमारा ये सिलेबस है, हमने 8 दिन में कवर करना है, वो बिहम्दिल्लाह ताला कवर हुआ है। आइंदा हमने कैसे पढ़ाई करनी है, हमारा तरीक़ाकार क्या होगा, इसकी भी बेटा हम कल अनाउंसमेंट भी करेंगे। हमारी असातिज़ा से मिलकर पॉलिसी भी बांटेगी, ताकि जैसे पिछले साल हमारे 2 बच्चों ने बोर्ड में पोजीशन ली, हम चाहते हैं कि इस मरतबा हमारे पोजीशन होल्डर बच्चों की तादाद बढ़े, और तभी बढ़ेगी कि जब इंशाल्लाह हम ऐसे ही भरपूर जज्बे से अपने सिलेबस की रिवीजन करेंगे, उसकी दोहराई करेंगे। ठीक हो क्या जी? इंशाल्लाह कल 12 बजे आपको छुट्टी मिल जाएगी। 12 बजे जो आपका प्रोग्राम है ना वो क्लोज हो जाएगा, और आपके प्रोग्राम के बाद हमारे इस इलाके के जो मशाइख अज़ाम हैं, पीराने अज़ाम हैं, इंशाअल्लाह ताला वो तशरीफ लाएंगे और उनकी यहाँ पे सिटिंग होनी है, खाना होना है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपको 12 बजे हम फ्री कर देंगे। कल की जो सिटिंग है ना हम चेंज कर रहे हैं बेटा। ये जो पर्दे दोनों हम हटा रहे हैं और दोनों पर्दों को हटा के यहाँ पे छोटी सी दीवार बना देंगे 3 फुट की। ये पहला पिलर है। आगे बॉयज बैठेंगे, पीछे गर्ल्स बैठेंगी। और जिन बच्चियों की पोजीशनें आनी है ना उनको हमने कहाँ पे बिठाना है, ये भी इंशाअल्लाह हम कल ही आपको वक्त से पहले बता देंगे, क्योंकि यहाँ से फिर रास्ता बंद हो जाएगा ना। तो हमने पीछे से आना है। जो स्टेज पे बैठे हैं, एक बंदा हो या 2 हो, उनको तो सारा मजमा नजर है और मजमे वाले को हम नजर है, लेकिन जो बच्चों और बच्चियों में एक पर्दा है वो पर्दा भी बरकरार है। हमने जो अल्लाह रसूल के अहकामात हैं उनको भी मलबूज रखना है और उससे हम बाहर नहीं निकल सकते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इज़ादिहि बिअदद कुल्ली मालूम लक। रब्बि सुजला हमारे इस इल्मी मुज़ाकरे में खैर बरकत अता फरमा। हमारे तुलबा व तालिबात को, असातिज़ा को इल्म नाफ़े नसीब फरमा। या अल्लाह हमें अपने मज़हब के लिए, अपने मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदामंद बना। या अल्लाह हमारी ज़ात से लोगों को नफ़ा पहुँचे। या अल्लाह हमें हर किस्म के शर से महफूज़ व ममनून फरमा। हमें दुनिया हर की इज़्ज़त नसीब फरमा। अभी जो सामने बातें की, जो हमारे लिए इरादे ज़ाहिर किए, अल्लाह ताला इन्हें भी और हमें भी इस पे इस्तिकामत नसीब फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी जो हमारे मतलब ख्वाहिशें हैं, अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाए। अल्लाह हमारे बुजुर्गों की, हमारे जिसका जो भी फोत हुआ, अल्लाह ताला सब की बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के हाल में रहम फरमाए। बिरहमतिका या अरहम। आज भी थोड़ा जल्दी शुरू कर दें काम। रुकिए ये बस। यस यस।